तो इसके बारे में एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, यूपी पीसीएस सहायक कुल सचिव परीक्षा के बारे में। ये स्तर 8 की का ये पद है, अराजपत्रित अधिकारी का पद है। और इसमें जो परीक्षा योजना है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सामान्य अध्ययन पहला प्रश्न पत्र है 3 घंटे का और 200 अंकों का है। सामान्य हिंदी सारांश और निबंध 3 घंटे का 200 अंकों का। तीसरा है उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम और कार्यालय प्रक्रिया संबंधी नियम 3 घंटे के 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र। और फिर साक्षात्कार है 50 अंकों का। हमारी जो बात यहाँ पर होनी है वो बात हमारी यहाँ पर केंद्रित रहनी है। सामान्य हिंदी सारांश एवं निबंध 3 घंटे 200 अंक। और इसमें हमारा टारगेट होगा कि कम से कम 75% अंक यहाँ पर हम अर्जित कर पाए और आसानी से मिलेंगे, ये मिले भी हैं, है ना। पूर्व की विभिन्न परीक्षाओं में मेरा जो अनुभव रहा है और जो आप लोगों के द्वारा, आप जैसे लोगों के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उसमें इतने अंक लोगों ने अर्जित किए हैं और इन्हीं अंकों के कारण उनका चयन हुआ है, उनकी सफलता सुनिश्चित हो पाई है। तो इन अंकों का बड़ा महत्व रहेगा। लोग जीएस पढ़ते रहते हैं, थर्ड पेपर में लोग पढ़ लेंगे, थोड़ा सा काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको अंक मिलेंगे वो आपकी संपूर्ण रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण होंगे। एक सिलेबस पर हम नजर डालते हैं। ये हमारा सामान्य हिंदी का सिलेबस है, ये पाठ्यक्रम है सामान्य हिंदी। इसको हम देखते हैं, ये मुख्य तौर पर 6 भागों में विभक्त है। पहला बिंदु है निबंध लगभग 400 शब्दों में 40 अंकों का, गद्यांश लगभग 300 शब्दों का। और ये जो गद्यांश है ये आपका अकेला 40 अंकों का है, कुल 40 अंकों का ये है, यानी कि 80 अंक निबंध और गद्यांश के हैं। हिंदी आलेखन 30 अंकों का है, 110 हो गया। और चौथा जो प्रश्न है ये आपका कुल 25 अंक का है, जिसके अंतर्गत पर्यायवाची, विलोम और वाक्य प्रयोग और समास पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है किन्हीं 5 प्रश्नों शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए, किन्हीं 5 वाक्यों को शुद्ध करके देखिए, किन्हीं 5 वाक्यांशों में से प्रत्येक के लिए एक एक शब्द दीजिए। और फिर छठा प्रश्न है किन्हीं 5 मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करके उनका वाक्य में प्रयोग। फिर छठे का अगला हिस्सा है किन्हीं 5 शब्दों में प्रत्यय उपसर्ग छाटिए और किन्हीं 5 शब्दों में एकाधिक अर्थ लिखिए। और कुल मिला के ये 200 अंकों का प्रश्न पत्र है। ठीक है। यहां पर जो सबसे चैलेंजिंग पोर्शन है, जहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है, जहां पर मार्क्स 0 to 75 to 80% वैरी करेंगे, उन मुद्दों पर सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपका जो ये हिंदी आलेखन का ये पोर्शन है, ये जो 30 अंक हैं, 15-15 अंक के 2 आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका मटेरियल मैंने आपके ग्रुप पे दिया भी है। यहां पर बिल्कुल गणितीय अंक मिलते हैं, मैथमेटिकल अंक मिलते हैं। बिल्कुल गणितीय अंक आप ये मान के चलिए कि अगर आपने सही डायमेंशन में, सही अलाइनमेंट में चीजों को लिख दिया, जहां पर जो चीजें लिखनी है उनको वहां पर लिख दिया, यथा स्थान लिख दिया और सटीक शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो आपको यहां पर 100% मार्क्स बहुत कम बार मिलते हैं, लेकिन 80%, 85%, 90% मार्क्स मिल जाते हैं। 15 मार्क्स में 13 मार्क्स मिल गए, 13 अंक मिल गए। और 30 में 13 दूना 26, 25-26 अंक आपको मिल जाएंगे आसानी से। अगर आप कोई गलती नहीं करेंगे और एग्जामिनर का मूड सही है तो वो 100% मार्क्स भी आपको दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आज हमारी ओरिएंटेशन क्लास है, बहुत ही सतही तौर पर मैं चीजों को यहां पर मैं आपको बताऊंगा। और आज से ही या कल से हम अभ्यास शुरू करेंगे इसी ग्रुप में, जो आप लोगों का ग्रुप है। इसमें प्रतिदिन अनवरत हमारा जो प्रयास रहेगा एग्जामिनेशन तक, परीक्षा तक, वो यही रहेगा कि आप लोगों को मैं मांझ सकूं, आप लोग मंझ जाए बिल्कुल। आप लोगों के सामने जब प्रश्न आए तो कदापि किंचित भी आप ये ना सोचें कि अरे ये प्रश्न कहां से आ गया।
ऐसा ऐसा कैसे हो गया? और वो संभव है। ठीक है, तो ये सारे पत्र जो हैं, इन समस्त पत्रों को आप एक तो कई बार लिखकर रफ कॉपी में, जो आपकी तैयारी का तरीका होगा, वो एक रफ कॉपी का मतलब गंदे पेज नहीं होता है। रफ कॉपी का मतलब होता है जिसमें आप अभ्यास करें, जो आपकी अभ्यास पुस्तिका होती है। तो अभ्यास पुस्तिका अच्छे पेज की लीजिएगा, और उसमें सबसे बड़ा जो काम आपको करना है वो ध्यान दीजिए। अगर वो यूपीएससी वाली जो सीट आती है, उस वो सीट आपको मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, जिसमें यहाँ पर ऐसे यूपीएससी लिखा रहता है। मैं अपने संस्थान की आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। इधर हाशिया रहता है, और इसी में लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसका सबसे बड़ा फर्क ये पड़ता है कि अगर आप इसमें अभ्यास नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो भी लेटर आपको वहां पर लिखने दिया जाता है, आप सटीक अलाइनमेंट में लिख नहीं पाते हैं, आपसे इधर उधर वो हो जाते हैं। तो आपको सटीक अलाइनमेंट में लिखना है। ठीक है, अगर सेवा में, है ना, प्रेषक यहां रहना है तो प्रेषक यहीं रहेगा, प्रेषिती यहां रहना है तो प्रेषिती यहीं रहेगा, है ना, अलग नहीं होगा। भौदीय यहां रहना है तो भौदीय यहीं रहेगा। पत्रांक या अंक, पत्र संख्या, क्रम संख्या जो भी है, जहां रहना है वहीं रहेगा। विषय कहां पर लिखना है मैंने आपको बताया है, उसके नोट्स में भी मैं पीडीएफ फॉर्म में अपडेट करा दूंगा। उसको बार बार देख के आपको लिखना है, और प्रैक्टिस इसी तरीके से करना है। अभ्यास आपका ऐसे ही होना है। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आपको 100% मैं तैयार करा दूंगा। मैंने अगर लिया है जिम्मा, तो उसमें ये सब चिंता कोई है ही नहीं है कि संख्या है या नहीं है। सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, कुछ वायदे होते हैं, और कुछ ऋचा जी जैसे लोगों का तरीका, और कुछ उनका प्यार, कुछ उनका कहने का, किसी भी बात को रखने का जो होता है, एक मनवाने का तरीका जो होता है, वो बहुत अलग था। और उन्होंने कहा तो ये हम करेंगे, आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। ठीक है ना, कोई भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। पहला काम आपको ये करना है, शब्दावली पे विशेष ध्यान देना है। कोई भी शब्द आप अपने मन से यहां पर ऐसे नहीं लिखेंगे। जैसे आपने कहा कि नहीं, जैसे एक शब्द है, मैं आपको बता रहा हूं, एक शब्द है, बताइएगा, भवनिष्ठ, और एक शब्द है भवननिष्ठ। पहले और दूसरे में से कौन सा सही है? लोग भवनिष्ठ लिखते आए हैं आजकल, आज तक। दोनों में से कौन सा सही है? मैसेज करके बताइए। गलत परंपरा विकसित हो गई है, किताबों में भी ऐसे गलत लिखते चले आए हैं लोग। तो भवननिष्ठ लिखना है आपको। क्या लिखना है? भवननिष्ठ लिखना है? आपको भवननिष्ठ लिखना है, आधा ना भी उसमें रहता है। नहीं, गलत है, भवननिष्ठ सही है। यही तो बात सीखनी है। ठीक है, भवननिष्ठ लिखना है। हाँ, भवननिष्ठ। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों को आपको दुरुस्त करना है। इस पे मार्क्स कट जाएगा, एग्जामिनर इसको घेरेगा और तुरंत कहेगा 2 मार्क्स इससे कट करो। ठीक है ना, छोटी सी बात है। महोदय लोग लिखते हैं, मैं बहुत छोटी सी बात आपको बता रहा हूं। महोदय ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, सही महोदय ये होगा। अंतर पड़ता है, फर्क पड़ता है। सही महोदय क्या होगा? ये वाला महोदय सही होगा, जिसपे नीचे हलंत लगा होगा, ऐसे महोदय होना चाहिए, है ना। सही महोदय ऐसे लिखा जाएगा। इसी पे मार्क्स कटते हैं, क्योंकि ये जो कॉपी चेक होगी, इसको हिंदी का व्यक्ति चेक करेगा, और वो व्यक्ति 60 साल पाठशाला में पढ़ चुका होगा, वो पार कर चुका होगा। बूढ़े लोग, बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं, वो अनुशासन प्रिय व्यक्ति होते हैं। और जिस जमाने में उन लोगों ने पढ़ाई की है, उस जमाने में श्रुतलेख और सुलेख लिखाया जाता था, है ना। श्रुतलेख यानी कि जिसको इमला बोलते हैं, और सुलेख यानी कि सुंदर राइटिंग लिखाया जाता था। तो वो लोग किसी भी प्रकार की कोई भी गलती सहन करते ही नहीं है। अपने घर के बूढ़े बुजुर्ग लोगों को देख लीजिए, बहुत सी छोटी गलती पे बहुत ज्यादा डांट देते हैं कई बार। और आप सोचेंगे, हमारी जैसी पीढ़ी के लोग सोचेंगे कि अरे ये तो कोई गलती ही नहीं थी, ये सब तो चलता है। तो वर्तनी दोष नहीं होना चाहिए। मैं 2-3 चीजें जो आपको ये बता रहा हूं, इसको बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा कि एक तो अनुशासनहीनता कहीं नहीं होनी चाहिए।
वर्तनी दोष आप जैसे स्तर पर बिल्कुल मान्य ही नहीं है, मतलब स्वीकार्य ही नहीं है, क्योंकि आप सारे लोग नौकरी पेशा हैं। आप इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति है ना फॉर्म नहीं डाला है, अप्लाई नहीं किया है, जो पहली बार एग्जाम दे रहा है। सब लोगों ने नौकरी कर रखा वाले हैं तो एग्जाम दे रखा है, और आप लोग मंजे हुए लोग हैं, तो आपसे अपेक्षित है कि आप कदापि कोई गलती ना करें, किसी भी प्रकार की त्रुटि आप ना करें, है ना। कोई भी त्रुटि आपसे नहीं होनी चाहिए, वर्तनी दोष नहीं होना चाहिए, अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। अनुशासनहीनता केवल साक्षात्कार की बात नहीं होती है, आपकी कॉपी में अनुशासनहीनता दिखती है। कई बार आप टेढ़ा लिखते हैं, यहां से शुरू करते हैं इधर चले जाते हैं, इधर से शुरू करते हैं इधर चले आते हैं। कई बार आप कुछ लिखते हैं तो उस पर उसकी लाइन लेंथ अलग रहती है ना, सिरोरेखा उसकी बनाते ही नहीं है। अगर आपकी राइटिंग ऐसी ही है कि सिरोरेखा आप नहीं बनाते हैं तो पूरा वैसे ही लिखिए, लेकिन हिंदी में जब सिरोरेखा है तो प्रयास करिए कि सिरोरेखा बने। कई लोग ये करते हैं कि शुरू में एक दो पेज की जो राइटिंग होती है वो बड़ी अच्छी रखते हैं, और उसके बाद में राइटिंग वो गड़बड़ कर देते हैं, उनकी लेखनी दुरुस्त नहीं रह जाती है, वो अव्यवस्थित हो जाती है। मेरा मानना है कि प्रारंभिक पेज से लेकर अंतिम पेज तक एक रूपता होनी चाहिए, है ना। बचपने में ऐसा हो जाता था कि शुरू की एक दो पेज की राइटिंग से हम लोग इम्प्रेस कर लेते थे लोगों को, टीचर्स को, और उसके बाद में फिर आगे की राइटिंग कैसी भी होती थी उसमें हमको अंक दे दिए जाते थे। परंतु जिस स्तर पर आप परीक्षा देने जा रहे हैं वहां पर ये नहीं होगा, मूर्ख बनाओ अभियान नहीं चलेगा। जब ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होता है, मेरा अनुभव रहा है, जो लोग आयोग में कॉपी चेक करते हैं तो उन लोगों का कहना यह होता है कि लोग मूर्ख बनाने की कोशिश ना करें। बाकी वो मूर्ख हैं अगर, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने आंसर दे दिया है, उत्तर लिख दिया है, लेखन कार्य कर दिया है और पठनीय है तो काम चल जाएगा। क्योंकि सबकी राइटिंग अच्छी ही नहीं होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, वो कम पढ़े लिखे होते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है। बस राइटिंग पठनीय होनी चाहिए, लेकिन अनुशासनहीनता उसमें बर्दाश्त नहीं होगी। ये सारी जो काम आप हर पेपर में कीजिएगा, समस्त प्रश्न पत्रों में इन कार्यों के साथ आप अपना उत्तर लेखन करिए। आपको मतलब इन बिंदुओं को ध्यान ही रखना है, ठीक है। तीसरी चीज है, ज्यादा नहीं लिखना है कहीं भी, है ना, ज्यादा नहीं लिखना है, यानी कि जो सीमित शब्द हैं उनको ही खर्च करना है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, इसको देखिए, जैसे ये 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में आपको 400 शब्दों का निबंध भी लिखना है और इन प्रश्नों का उत्तर भी लिखना है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इन 400 शब्दों का निबंध लिखने की जगह पे 600 शब्द का निबंध लिख देंगे, 500 शब्द का निबंध लिख देंगे, और लोग सोचेंगे कि ज्यादा लिखने से मार्क्स मिल जाते हैं, है ना, ज्यादा लिखने से मार्क्स मिल जाते हैं क्योंकि समय है तो चलो लिख दिया जाए। प्रथम दृष्टया आपने अनुशासनहीनता की और उससे मार्क्स आपके कटेंगे, और दूसरी बात यह है कि आपने किसी दूसरे प्रश्न के साथ कहीं ना कहीं दोयम दर्जे का व्यवहार किया है ना, उसके साथ उसका निरादर किया है आपने। क्योंकि इस प्रश्न पत्र को जब बनाया गया है, 3 घंटे का समय दिया गया है, तो लगभग 3 घंटे इस पे खर्च होने भर का मर मसाला है, ठीक है। तो एक काम आपको यह करना है आज से ही, 400 का मतलब 410 भी हो सकता है, 400 का मतलब 390 भी हो सकता है, 385 भी हो सकता है, 400 का मतलब 450 कदापि नहीं है, 500 तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, 350 भी नहीं है, 380 से लेकर 420 के बीच में अगर रहता है, बात आप समझा ले जाते हैं 380 ही शब्दों में, तो आपका काम बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, अगर एक प्रश्न पे आप ज्यादा समय खर्च करते हैं, ज्यादा शब्द खर्च करते हैं, तो दूसरे प्रश्न पर आप कहीं ना कहीं कम लिख पाते हैं या उतना गुणवत्ता युक्त नहीं लिख पाते हैं, उतनी गुणवत्ता नहीं दे पाते हैं। तो उस गुणवत्ता को भी बरकरार आपको रखना है, सभी प्रश्नों पर समान रूप से समय खर्च करना है। इस पर भी हम अभ्यास करेंगे कि किस प्रश्न पर कितना समय आपको खर्च करना है। दूसरी चीज है,
जो ये दूसरा प्रश्न है गद्यांश का, यहां पर हम आते हैं। 40 अंक आपको दिला रहा है। 3 सवाल हैं इनमें। उचित शीर्षक, मूल गद्यांश का सारांश, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। इस पर मैं आपको लेक्चर दे दूंगा, उस पर मैं समझाया हूं। जरूरत पड़ेगी तो फिर से मैं समझा भी दूंगा पहले से, क्योंकि मैंने काम किया है। आज रात में या कल, जब भी, आज ही हो सकेगा तो मैं उस पर लेक्चर अपडेट कर दूंगा। तो उचित शीर्षक कैसे निकालते हैं मैंने उसमें बताया है ना। अभी मैं बताने नहीं जा रहा हूं आपको, वो क्लास देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पर्सनली मैसेज करके या ग्रुप में मैसेज करके, आप बहुत कम लोग हैं तो उसमें पूछ लीजिएगा। और मूल गद्यांश का सारांश, सारांश क्या होता है? अच्छा, आप लोगों को क्या पता है कि सारांश क्या होता है? आप लोग मुझे बताएं और तेजी से थोड़ा उत्तर देने का प्रयास करें। सारांश आप कितने शब्दों में लिखते हैं? सारांश का मतलब आप क्या समझते हैं? तब मैं बताता हूं। तो इंट्रो तो मैं करना ही चाहता हूं यहां पे, ठीक है। बताइए, आप बताइए ऋचा जी, बोलकर बताएंगे कि लिखकर? बताइए। हाँ, 1/3। सारांश जो होता है वो 1/3 होता है। और कोई बताए? धीरेन्द्र जी कह रहे हैं कि ये कंक्लूजन होता है। क्या कंक्लूजन? जिस्टिंग इन 1/3, राजू त्रिपाठी जी कह रहे हैं। हाँ, जिस्ट बनाते हैं 1/3 शब्दों में। जी, 1/3। ठीक है। एक बात आप लोग यहां पर 1/3 तो सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन एक बहुत मूल बात है जिसको भूल रहे हैं। अपने शब्दों में होता है। और जब आपके जहन में ये बात नहीं होती है तो कई बार आप बहुत सतही तौर पर, बिना विचार किए, ऐसे आप 1/3 लिख देते हैं। सारांश 1/3 तो होता है, 1/3 होता है, लेकिन अपने शब्दों में होता है, ये भी इसकी एक प्रारंभिक और अनिवार्य शर्त है। तो जो 1/3, 1/3 शब्दों में, 1/3 शब्दों में जो लोग सारांश लिखेंगे और अपने शब्दों में लिख देंगे, उनको अंक मिलेंगे 15 से ऊपर। और जो लोग केवल 1/3, 1/3 मतलब 1/3 में ऐसे लिख देंगे और बस कुछ भी लिख के चले आएंगे, उसी में से कुछ लाइन ले लिया, ऐसे कर दिया, तो उनको 10 से अंदर अंक मिलेंगे। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, तो आपको एक एक नंबर के लिए, एक एक अंक के लिए फाइट करनी है ना, अपने शब्दों और भावों में। तो सारांश लिखने में क्या करना है? अब आप कहेंगे कि ये तो गद्यांश दिया हुआ है, तो गद्यांश, भाई गद्यांश में पहली शर्त होती है कि उसी के आधार पर उत्तर देना होता है। तो गद्यांश के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। कुछ शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। जब मैं प्रैक्टिस, कल से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट करा देता हूं। रोज कम से कम एक गद्यांश आप लोग करिए, थोड़ी सी मेहनत कर डालिए इस बीच में, बदल जाएगा आपका सब कुछ जो आप लोगों ने सोचा है। केवल तजुर्बे के लिए नहीं, आप लोगों का सब कुछ बदल जाएगा। वास्तव में सपना देखा है तो उसको पूरा करिए। तो गद्यांश जब आप पढ़िए तो गद्यांश का, जैसे कह रहा है जिस्टिंग करना, जिस्ट बनाना, आप भाव समझ लीजिए, क्या कह रहा है लेखक, गद्यांश क्या मैसेज दे रहा है, इसको समझ लीजिए। और उसको समझने के बाद में 1/3 शब्द कैसे निकालेंगे? आप मोटे तौर पर इसको गिन लेंगे, नहीं, एक्यूरेट गिन लेंगे। लगभग 300 शब्दों का गद्यांश होता है, तो लगभग 300 का ही रहेगा। कभी 286 शब्द रहेंगे, कभी 310 रहेंगे, कभी 296 रहेंगे। मेरा अनुभव है कि ये 296, 98, 292 ऐसे शब्द देते हैं, 300 से ऊपर जल्दी नहीं देते हैं, कभी कभी 300 से ऊपर। तो जस्ट उसका 1/3 आपको लिखना है और उसमें शब्दों की संख्या भी आपको लिख देनी है कि आपने क्या लिखा और कितने शब्दों में लिखा। सारांश लिखने में जितनी भी उदाहरण होते हैं उनको हटा दिया जाता है। जितने भी उदाहरण होते हैं, जितना भी उदाहरण दिया हुआ है उसको हटा दिया जाता है। जितना समझाया गया है गद्यांश में उसको हटा दिया जाता है। मूल भावों, मूल बातों, मूल विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त कर दिया जाता है। ठीक है। सूत्र वाक्य का प्रयोग किया जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा, उन जैसे शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है, सूत्र वाक्य का प्रयोग कर लिया जाता है ना। कम में ज्यादा कहने की कोशिश की जाती है, कम में ज्यादा कहने की कोशिश की जाती है।
तो अगर ये काम आप कर पाए तो आपको मार्क्स यहां पर 80% से ऊपर मिल जाएंगे। तीसरा है 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। सारांश का जस्ट उल्टा होता है रेखांकित अंशों की व्याख्या। अगर सारांश 1/3 शब्दों में आप कर रहे हैं तो अपने ही शब्दों में, मैं इस पर आपको क्लास दूंगा, और अपने ही शब्दों में 3 गुना शब्द व्याख्या की जाती है। सारांश अगर 1/3 है तो ये 3 टाइम्स है, 3 गुना शब्दों में व्याख्या की जाती है। अगर किसी ने कहा राम तो 3 बार राम राम राम, ये व्याख्या हुई। उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं, तो 3 गुना शब्दों में उसकी व्याख्या की जाती है, कम से कम। 3 गुना से थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाएगा तो चलेगा। और समझाने की कोशिश की जाती है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने, या उक्त पंक्ति में लेखक द्वारा, या प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक विचार रखता है कि, या प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि, इस तरीके से शुरुआत की जाती है और उसको बढ़ा चढ़ा के। सारांश में हमने उदाहरण छोड़ा था, सारांश में हमने चीजों को समेटा था, यहां पर उसको व्याख्यायित कर देना है। अगर यहां पर कोई गूढ़ शब्द आया है, कोई वाक्य है, तो उसको व्याख्यायित करना यानी उसका अर्थ बता देना है। वहां पर जो काम सिकोड़ने का करना है, यहां पर वही काम फैलाने का करना है। हर एक, जैसे यहां पर दिया है 3 रेखांकित अंश, तो एक रेखांकित अंश स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में डबल इन्वर्टेड कामा, मान लीजिए कि शुरू हुआ है कि राष्ट्रीय, और डॉट 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 डॉट, वो समाप्त हुआ है। कहीं पर है ना, महत्व है, कुछ भी लिखा है, महत्व है, तो फिर और फिर लिखना है इसकी व्याख्या। तो ससंदर्भ व्याख्या, एक शब्द यूज करेंगे, ससंदर्भ व्याख्या, ऐसे आप लिखेंगे, ससंदर्भ व्याख्या। अब आप कहेंगे कि संदर्भ यहां हमारे पास है नहीं, हम केवल अपने प्रश्न को, उत्तर को विशेष बना रहे हैं। संदर्भ यही है कि प्रस्तुत गद्यांश में, संदर्भ आपको पता नहीं है। जैसे संदर्भ का मतलब हम लोग ये समझते आए हैं कि कबीर की फलानी रचना से, सुभाषितांश से, प्रेमचंद की इस कहानी से ऐसे लिया गया है। यहां पर ससंदर्भ का मतलब हुआ कि प्रस्तुत गद्यांश के अंतर्गत ये बात कही गई है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ये कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश प्रकृति पर ऐसा कह रहा है, तो ससंदर्भ व्याख्या हम करेंगे। और ससंदर्भ व्याख्या करने के बाद में अगर कुछ समझ में आता है तो हम विशेष भी लिख देंगे अंत में, तो हमारा उत्तर भी विशेष हो जाएगा। ये प्रैक्टिस के दौरान हम आपको समझाएंगे। तो इन 2 प्रश्नों पर, चाहे वो निबंध हो और चाहे ये हो, आपका ये 80 नंबर, यहां पे टारगेट हमको कम से कम 70 का लेके चलना है। और ये थोक के भाव में ये नंबर हमको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ये 100% मैं लिख के आपको दे रहा हूं। थोड़ा सा अभ्यास, मर्यादित भाषा, अनुशासित उत्तर, बिल्कुल आप मतलब अनुशासन में बंधे रहिएगा, उदंडता मत कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग बड़े बुद्धिजीवी हैं और कहीं ना कहीं लोगों को पढ़ाने वाले या लोगों को गवर्न करने वाले लोग हैं। तो आपको लगता है कि ना कि हम आई एम बॉस, तो हो जाती है कभी कभी अनुशासनहीनता, वो काम मत कीजिएगा। फिर एक तीसरा ये जो प्रश्न है हिंदी आलेखन का, मैंने इसके बारे में पहले ही बताया कि इसमें आपको 12-12, 13-13 नंबर एक एक प्रश्न में लेके चलना है। जो भी तैयार कीजिएगा, चाहे वो राष्ट्र शासकीय पत्र है, चाहे अर्ध शासकीय पत्र है, कार्यालय आदेश, 3 चीजें जरूर तैयार करनी है। एक तो उसकी परिभाषा, अगर पूछा जाए कि शासकीय पत्र किसे कहते हैं, तो बिल्कुल आपकी उंगलियों पे ये परिभाषा होनी चाहिए अच्छे शब्दों में। और उस परिभाषा अगर पूछी जाए तो 3-4-5 विशेषताएं छोटी छोटी जरूर लिख देना है। अगर आपसे प्रश्न कर लिया गया कि शासकीय पत्र को परिभाषित कीजिए, तो बहुत सारे लोग होंगे बस केवल शासकीय पत्र की परिभाषा लिखकर छोड़ देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको शासकीय पत्र को परिभाषित करना है और उसकी बुलेट पॉइंट में, बुलेट पॉइंट का मतलब होता है ऐसे आप लिखें विशेषताएं, और बुलेट पॉइंट का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, जो भी आपको याद आ रही है, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5 विशेषताएं आपने ऐसे लिख दी।
और कम छोटे छोटे पैराग्राफ यहाँ पे जो बना, मतलब वो सॉरी सेंटेंस जो वाक्य बनाने हैं वो बड़े वाक्य नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए, है ना। और आपने टू द पॉइंट लिख दिया। फिर इसमें पूछा गया कि प्रारूप बनाइए, ठीक है। और एक शब्द यूज होता है लिखित प्रारूप बनाइए, दोनों चीजें एक ही हैं। लिखित प्रारूप लिखित ही होता है, प्रारूप हवा में आप नहीं बना सकते कि आपसे कह रहा है कि जादू दिखा के बनाइए। प्रारूप तो लिखित ही होता है। तो प्रारूप पूछे या लिखित प्रारूप पूछे, दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। जब आपसे उदाहरण पूछेगा तो आप पूरी लैंग्वेज, भाषाई प्रयोग करके, भाषा का प्रयोग करके उसका लेखन करेंगे और पूरा उदाहरण आप बता देंगे, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न यहां पर कभी कभी कंडीशनल दे देता है, कहा जाता है कि ऐसा है कि आप किसी जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखिए जिसके अंतर्गत एमडीएम योजना या किसी भी अन्य योजना, छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभार्थियों की यथा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आप बताइए, या ऐसा कुछ उसमें मैटर दे दिया जाएगा। तो एक ये कंडीशनल होता है। तो तीनों तरीके की प्रैक्टिस हम कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे तो ये प्रश्न हो जाएंगे। यहां पर भी मैं कहूंगा कि आप जो शब्दों का चयन करें वो पूर्ण रूप से सारगर्भित शब्द हो, खास करके शासकीय शब्द हो। मर्यादित यहां पर कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे ही नहीं, लेकिन उन शब्दावलियों में ये ध्यान आपको रखना है कि वो शासकीय शब्दावलियां हों। कुछ शब्दावलियां होती हैं, हर भाषा की शब्दावलियां होती हैं, हर विषय की शब्दावली होती है, और जिस विषय का व्यक्ति होता है पढ़ा लिखा, वो उसका प्रयोग भी बहुतायत मात्रा में करता है अपने जीवन में भी। बोलने से ही लग जाता है कि इसकी पढ़ाई कैसे हुई है ना। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला व्यक्ति अलग तरीके से बोलता है। हाँ, कुछ अलग अलग अपनी रुचियां भी होती हैं। हो सकता है कि उसने इंजीनियरिंग की हो और उसका साहित्य में रुझान बहुत अच्छा हो, संस्कृत बड़ी अच्छी उसकी आती हो, तो वो उसकी व्यक्तिगत रुचि है, वो उसका प्रभाव अलग झलकेगा। परंतु ऐसा नहीं है। जैसे कई आईएएस को मैं जानता हूं जिनकी अपनी अपनी अलग अलग रुचियां हैं। कोई गायक है, एक जानते ही होंगे आप सभी आईएएस का नाम उनका, जो गाने में ज्यादा रुचि रखते हैं। एक है जो बहुत अच्छे लेखक हैं और बहुत ही अच्छी शेरो शायरी करते हैं। तो ऐसा नहीं है और कि कोई इंजीनियर है तो वो लिख नहीं सकता है। लेकिन यहां पर आपकी ये परीक्षा है, तो पर इच्छा जो दूसरे की इच्छा पर निर्भर करे, तो यहां पर आपको अपनी इच्छा से नहीं चलना है, जो पूछा जा रहा है उसके मुताबिक चलना है। तो ये अभ्यास कीजिएगा। परिभाषा पूछने पर विशेषताएं जरूर लिखिएगा और जो पूछा गया है वही कीजिएगा। कई बार लोग प्रारूप की जगह उदाहरण लिखाते हैं, मार्क्स नहीं मिलते हैं। कई बार लोग लिखित प्रारूप की जगह उदाहरण लिख देते हैं, मार्क्स नहीं मिलते हैं। प्रारूप लिखित ही होता है। भाई आप प्रारूप किसी ने आपसे पूछा तो आप लिख के ही तो दिखाएंगे। तो ये काम आपको करना है। चौथा प्रश्न है पर्यायवाची शब्द। इसकी भी कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की मैं सूची आपको दे दूंगा, सबके पास होगी भी, लेकिन मैं दे दूंगा। आज ही मैं इसको अपडेट करा दूंगा, ग्रुप में मुझे याद दिलाते रहिएगा। किंचित किसी भी तरीके की कोई भी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे क्या याद दिलाए, बार बुरा, मैं बुरा बुरा नहीं मानता हूँ, ठीक है। इन्हीं 5 शब्दों के विपरीत है तब इसका भी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। आज ही हमारे पास नोट्स है, ठीक ठाक है। इन्हीं 5 शब्द युग्मों के अर्थगत अंतर स्पष्ट करते हुए उनका अपने वाक्यों में प्रयोग, ठीक है। अब ये प्रश्न कैसे पूछते हैं इसको थोड़ा सा मुझे समझना है और इसको समझ के फिर मैं आपको बताता हूँ। 5 शब्द युग्मों के शब्दों के अर्थगत अंतर, क्योंकि ऐसा किसी परीक्षा में जो हाल में मैंने तैयारी कराई है उसमें नहीं पूछा गया है। मैं इस पर प्रश्न आपको देख के बता दूंगा पुराने प्रश्न से। इन्हीं 5 पदों में से प्रत्येक के समास का नाम बताइए। तो समास पे थोड़ी सी बात हम कर लेंगे। समास की क्लास हम लोग कर लेंगे, एक दिन आधे घंटे 20 मिनट बात कर लेंगे और थोड़ी सी चर्चा उस पर हो जाएगी, या नोट्स आपको हम दे देंगे समास पे, तो आप उस पर काम आसानी से कर लेंगे। जो ये वर्तनी शुद्ध करने का और ये वाक्य शुद्ध करने का, यहां पर भी ये 10-10 अंक जो आपको दिए जा रहे हैं, यहाँ पे पूरे अंक आप ले सकते हैं। ये पर्यायवाची में आप पूरे अंक ले सकते हैं। यहाँ पर विपरार्थक शब्द में ये सब पूरा ऐसा पोर्शन है जहां पर एक भी अंक आपके नहीं कटेंगे।
बिल्कुल कटेंगे ही नहीं। आप ये मान के चलिए 100% आपको करने हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा नहीं। इस पर भी मैं आपको नोट्स दूंगा, वाक्यों वर्तनी पर दे दूंगा नोट्स, है ना। ये 5 वाक्यांशों में से प्रत्येक के लिए एक एक शब्द दीजिए। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो है। इसका भी मैं नोट्स दे दूंगा। तो ये नोट्स आज मैं अपडेट करा देता हूं। इस पर नोट्स आपको मिल जाएगा, आप लोग पढ़िए इसको, धीरे धीरे तैयार करते रहिए। आगे फिर बता रहा हूं, केवल पढ़ने पे नहीं छोड़ दूंगा, आगे बताता हूं। किन्हीं 5 मुहावरों लोकोक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें मुझे थोड़ी सी बात आपसे करनी है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में लोग क्या गलतियां करते हैं इसमें, इस जब भी ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसके दो जो होते हैं पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। एक होता है अर्थ और दूसरा होता है वाक्य प्रयोग। यहां पर आप देखेंगे 15 अंक का है और 5 आपसे पूछा जा रहा है, 5 मुहावरे। किन्हीं 5 देने का मतलब है कि आपको 5 से ज्यादा दिए जाएंगे, 5 से ज्यादा रहेगा, है ना। हाँ समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। अनिल और अनल, है ना। अनल हुतासन, पावक, कृषाणु, ये सब आग के हैं और अनिल हवा का है। इस तरीके से ठीक है। कहने का मतलब इस पे ऐसे हम लोग प्रश्न बना लेंगे और उसका वाक्य प्रयोग कर देंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब यहां पर आते हैं 5 मुहावरे, किन्हीं 5 यानी कि ज्यादा दिए रहेंगे तो ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। अब यहां पर क्या होता है, ये 3 अंक का एक हुआ, 5 3 बचे 15, तो 3 अंक का एक हुआ। तो एक अंक इसमें होता है, अगर ये 3 अंक का है एक, तो एक अंक होता है अर्थ का और 2 अंक होता है ये वाक्य प्रयोग का। ठीक है, लेकिन अब यहां समझिएगा, बहुत बड़ी चीज मैं बताने जा रहा हूं। कई बार लोग कहते हैं कि मैंने वाक्य प्रयोग बिल्कुल सटीक किया था, तो हमको कम से कम 2 अंक तो मिलने ही चाहिए थे। कई परीक्षाओं में यह स्पष्ट तौर पर लिखा होता है, आपकी परीक्षा में शायद लिखा ना मिले, और अर्थ आपने कुछ भी लिख दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर अर्थ आपने गलत कर दिया, यह आपका रॉन्ग है, तो वाक्य प्रयोग कितना भी अच्छा करेंगे आपको शून्य मिलेगा इसमें। ये सही भी है तब भी शून्य मिलेगा। बात समझिएगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 अंक। अगर अर्थ आपने सही लिखा है और वाक्य प्रयोग आपने गलत किया है तो आपको मिलेगा 1 अंक। और अगर आपने दोनों किया है, ये भी सही है और प्लस ये भी सही है, तो आपको 3 में से अंक मिलेगा 2। अगर इसको जर्नल कर दिया है, सामान्य तरीके से कर दिया है, जैसे कहा गया कि 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होना में आपने लिखा रामू ने श्यामू को मारा और 9 2 11 हो गया। ये पंचम से अष्टम क्लास कक्षा उसका स्तर है, 5th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड का स्तर है, 9 10th तक चल सकता है। 9 2 11 होने का अर्थ मतलब है क्या है, 9 2 11 होने का अर्थ जरा बताए कोई। और फिर जरा वाक्य प्रयोग करके भी आप लोग दिखाइए, मैं देखता हूं कि कहां तक आप लोग जा सकते हैं, फिर उसी स्तर पर हम अपनी रणनीति भी बनाएंगे। सारे लोग, कोई नहीं, सारे लोग। एक सामान्य सा मुहावरा मैंने दिया, 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। चलिए बताइए, इसका अर्थ बता के आपको वाक्य प्रयोग करना है, सारे लोगों को करना है, तेजी से करिए। मैं 1 मिनट का समय आप लोगों को देता हूं।
उत्तर दीजिए। भाग जाना। भाग जाना, पुलिस को देखकर चोर तो 9 2 11 हो गया। दोनों लोगों का उत्तर एक ही, अगल बगल बैठ के क्या नकल मार रहे हैं आप लोग? हैं? ऐसा एक ही चीज। 9 2 11 जो मुहावरा है, इसका अर्थ तो भाग जाना होता है, लेकिन तेजी से भागना होता है, खूब तेजी से भागना। हम्म खतरे की स्थिति में तेजी से भाग जाना होता है 9 2 11 में। ठीक है, पुलिस को देख के भागना, ठीक है। थोड़ा सा और अगर इसको स्तरीय बनाया जाए और इसको सामयिक घटनाओं से जोड़ा जाए, करंट अफेयर से जोड़ा जाए, थोड़ा सा कुछ अच्छा बना सकते हैं आप। महाकुंभ से रिलेट कर सकते हैं। राम ने चोरी की और जब पकड़ा गया तो 9 2 11 हो गया। पकड़ा गया तब 9 2 11 हो गया। ये तो घोर, जब पकड़ गया तब कैसे 9 2 11 हो जाएगा? नौ भागेगा पकड़ने से पहले, जब पकड़ गया तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। और पुलिस पकड़ेगी तब तो पकड़ते ही लतियाना शुरू कर देगी। पकड़े जाने के बाद कहां भाग पाएगा? ये तो गलत ही हो गया सेंटेंस ही। यही गलतियां, ये सिली मिस्टेक्स है। इन्हीं गलतियों के कारण आपके अंक गलत हो जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। महाकुंभ से जरा जोड़िए इसको, कुछ ऐसा कर सकते हैं। इसको किसी वैश्विक घटना से जोड़िए, इसको यूएसए के चुनाव से जोड़िए, इलेक्शन से जोड़िए, इसको रसिया यूक्रेन की युद्ध से जोड़िए। श्याम ने भीड़ देखकर वहां से 9 2 11 होगा, ये तो सेंटेंस ही गलत है। श्याम ने भीड़ देखकर, ऐसे लिखेंगे आप लोग। श्याम ने भीड़ देखकर 9 2 11 भाग जाना, ठीक है। महाकुंभ की भीड़ देखकर श्रद्धालु 9 2 11 हो गए। ठीक है, कुछ प्रयास आपने किया है लेकिन सटीक नहीं हुआ, है ना। कहने का मतलब है बहुत सारे प्रयोग हम लोग यहां पर करें। कुंभ के मेले में पुलिस को देखकर सभी जेब कतरे 9 2 11 हो गए। ये एक अच्छा उदाहरण ऋचा जी ने प्रस्तुत किया है, अच्छा लगा। ठीक है, आती हुई पुलिस को देख के अगर ऐसा कर देते, आती हुई पुलिस टीम को देखकर या आते हुए पुलिस कांस्टेबल को या पुलिस वाले को देखकर जेब कतरा 9 2 11 हो गया, मजा आ जाता और अच्छा हो जाता। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा समसामयिक उदाहरण, थोड़ा सा स्तरीय उदाहरण, थोड़ा सा बड़ों वाला उदाहरण, तब यहां पे मार्क्स मिलेंगे आपको 3/3। ये होता है मुहावरे और लोकोक्तियों। कोई बात नहीं, टाइपिंग में सही नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे सही लिखिएगा। लेकिन हमारा तो काम है सही करना, तो हम लोग सही कर रहे हैं। तो जब ऐसे स्तरीय वाक्य प्रयोग करेंगे तो 2 अंक पूरे और अर्थ, लेकिन अर्थ सही होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी मैं नोट्स दे दूंगा आपको, और उन नोट्स में आपको बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण पूछे गए आयोग के प्रश्न पत्रों में जो पूछे गए मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, उनकी पूरी सूची दी हुई है। उन सूचियों में से आप तैयार कर लेंगे। उनका अर्थ भी दिया है, कुछ वाक्य प्रयोग, इस पर भी मेरी क्लासेस है, उनको मैं आपको दे दूंगा और वो आपका तैयार हो जाएगा और प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस एक बार हम लोगों ने देखा। ठीक है, अभी 2 चीजें और बची हैं। एक है प्रत्यय उपसर्ग छाट कर लिखना 5 अंक का, और एक है किन्हीं 5 शब्दों के एकाधिक अर्थ लिखना। एक से अधिक अर्थ बताना। बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, है ना। बहुत सारे शब्द हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ है। कोई शब्द आपको याद है कि जिससे एक से ज्यादा अर्थ उसके निकलते हो? तो उस पर भी हम लोग काम कर लेंगे। ये सारी चीजें ज्यादातर रटने वाली है और प्रैक्टिस करने वाली है। जितना ज्यादा अभ्यास होगा आपकी ये चीजें उतनी निखर कर सामने आएंगी। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि सेंटेंस फॉर्मेटिंग
यानी कि शब्द संयोजन, वाक्य संरचना, इन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। सिली मिस्टेक मत कीजिएगा, वर्तनी दोष नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्तरीय होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग नौकरी पेशा हैं। जैसे नाग का पहाड़ होता है, हाथी होता है, सर्प होता है, मिलता जुलता ये होता है किससे? पर्यायवाची शब्दों से मिलता जुलता, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर होता है, एकाधिक अर्थ, तभी तो दो पर्यायवाची भी दिया है और ये भी दिया हुआ, दोनों आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। हाँ, तो इसी तरीके से जैसे एक शब्द है आपका द्विज, द्विज शब्द, तो द्विज शब्द पंडित के लिए भी प्रयुक्त होता है ना, और द्विज पक्षी के लिए भी होता है ना। इसी तरीके से तो इसकी भी सूची आपको दे दी जाए तो आप लोग तैयार कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। लेकिन इन सभी चीजों में अभ्यास सबसे ज्यादा जरूरी है। अगली रणनीति पे हम थोड़े से बात करते हैं। सभी एक बार तो हम बात कर ही चुके हैं, अब रणनीति पे हम बात करते हैं कि हमको करना क्या है। इस पे हमको लगता है सप्ताह में कम से कम, हाँ जैसे खर है, ठीक है, सप्ताह में कम से कम 2 निबंध आप लोग लिखेंगे मिनिमम, और उसको मैं चेक करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, और उसमें मैं कमियां निकालूंगा। निबंध की 3 बेसिक क्लासेस मैंने आपको दी थी निबंध की, उन क्लासेस को आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि निबंध को कैसे स्टार्ट करते हैं, निबंध में लिखते कैसे हैं, उनमें कैसे सोचते हैं, मटेरियल लाते कहां से हैं। तो उन तीनों क्लासेस को देखिएगा, और फिर निबंध की बहुत सारी क्लासेस हमने आपको दे दी हैं, उनमें से अपनी रुचि के मुताबिक सबसे पहले पढ़िएगा, और फिर कुछ करंट की, जैसे महाकुंभ पे एक निबंध में कराऊंगा आपका, महाकुंभ पर एक निबंध में आपका करा दूंगा। तो महाकुंभ पर वो निबंध जब आपका पूछा जाएगा तो आप सटीक वहां पे ऐसे लिख देंगे। हमने कृषि पे करा रखा है, हमने साहित्य संस्कृति पे करा रखा है, हमने एक देश एक चुनाव पे करा रखा है, ये सब हमने आपको दे दिया है। समय कम है तो सारी चीजें ताजी ताजी नहीं, और उसकी क्लास की स्पीड बढ़ा के आप उसको देख लीजिए। कुछ नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, तो उसको आप करते चलिए, और हफ्ते में हर व्यक्ति को 2 निबंध लिख के मुझसे चेक कराना है, और कम से कम 2 निबंध का स्ट्रक्चर भी बनाना है, कम से कम 2 निबंध का। हफ्ते में 2 निबंध फुल लिखने हैं 400 शब्दों के, और 2 का स्ट्रक्चर बनाना है ना। स्ट्रक्चर बनाने का मतलब होता है कि क्या क्या हमको इसमें लिखना है, जैसे हमने उन 3 जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं उसमें हमने बताया है ना। नहीं, अभी अभी तो आगे आ ही रहे हैं। तो ये हफ्ते में 2 हो गया। सारांश का जो है कम से कम हफ्ते में कम से कम 4, 3 से 4 सारांश वाला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जिसमें ये 3 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, ये 3 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो निबंध का तो तय हो गया। अब एक प्रश्न पत्र मैं सोच रहा हूं एक एक दिन गैप करके मैं आपको इस तरीके से दूं कि जैसे निबंध जिस दिन लिखना है उस दिन आपको पेपर ना मिले, है ना, क्योंकि समय भी देना है, क्लासेस भी आपको देखनी है, और भी विषय देना है। फिर मैं एक गद्यांश, एक पत्र लेखन, और इन 1 2 3 इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 टॉपिक में से कोई 5 टॉपिक, इन 10 टॉपिक में से कोई 5 टॉपिक मैं एक दिन गद्यांश के साथ और एक दिन आलेखन के साथ, एक दिन गद्यांश के साथ एक दिन आलेखन के साथ, इस तरीके से आपका प्रश्न पत्र आपको रोज मिल जाया करे, है ना। मैं प्रश्न पत्र बनवा दूंगा, मैं बना दूंगा, और आपको वो ग्रुप में मिल जाएगा, और उसका उत्तर लेखन करके आपको देना होगा, क्योंकि ये पूरा जो गेम है, पूरा जो खेल है, ये प्रैक्टिस का है, अभ्यास का है। आप सबको सब आता है, आप सब लोग सब पढ़े लिखे हैं, पहले भी पढ़े हैं, अभी भी पढ़े हैं, पढ़ रहे हैं, समझदार हैं, सब है। तो इस पूरे पेपर की मैं प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा जोर दूंगा। निबंध 2 आपको लिखने हैं, चेक कराने हैं। सोच लीजिए 400 शब्दों का निबंध लिखने में कितनी देर लगेगा? मेरे हिसाब से कितना लगना चाहिए मैं बताऊं? 20 मिनट लगना चाहिए, 20 मिनट आपको लगना चाहिए। इस पूरे पेपर को आप थोड़ा सा बांटिए, ये 200 अंक का पेपर है, इसमें एक कैलकुलेशन मैं करने जा रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा।
200 अंक का पेपर है और 180 मिनट है, यानी कि एक अंक पर 1 मिनट से कम का समय आपको मिल रहा है। बात समझ रहे हैं? इसमें से मैं मान के चल रहा हूं कि 10 मिनट और आप निकाल दीजिए, 170 कर दीजिए, 170 कर दीजिए। और जब आप 170 को 200 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, 170 को डिवाइड करेंगे तो ये 8 दूनी 16 और ये आ जाएगा 180। ठीक है ना? यानी कि 0.8, 1 मिनट में 0.8 मार्क्स के लिए काम करना है। अब आप आइए यहां पे, निबंध 40 अंक का है तो 8 चौक 32 मिनट आपको मिल रहे हैं। 32 मिनट यहां पे आप काम कर सकते हैं। अब ये पूरा क्वेश्चन सोचिए, ये 40 मिनट है तो 40 अंक है, 32 मिनट यहां पे कर सकते हैं। तो आधे आधे घंटे में इन दोनों पोर्शन को आप निपटाइए। पत्र लेखन 30 अंक का है तो 8 त्रिक 24। अब यहाँ पे 24 यानी 12-12 मिनट में आपको लिखना है। 12-12 मिनट में 2 पत्र लिखने हैं 24 मिनट में। ठीक इसी तरीके से यानी कि एक अंक पर 0.8 मिनट आपको खर्च करने हैं। इस तरीके से आप शुरू से कीप इन माइंड, मतलब दिमाग में रखे चलिएगा, तो आपको बहुत आसानी होगी पेपर देने में। टाइम अपने आप कैटेगराइज हो जाएगा। तो 2 निबंध आपको हफ्ते में लिखने हैं और 2 स्ट्रक्चराइज करने हैं। स्ट्रक्चराइज करके आपको ग्रुप में डाल देने हैं। आप आपस में एक दूसरे की जो बातें हैं अगर उसको शेयर करेंगे, प्रयासों को शेयर करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। 4 लोगों में कोई कंपटीशन नहीं, आप चारों सेलेक्ट हो सकते हैं। और बाहर जो लोग हैं और बहुत सारे हजार की संख्या में, वो आपसे कंपटीशन करेंगे। आप लोग मिलजुल के चलिएगा। तो ये रणनीति हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है ना? और इसको आज से ही क्रियान्वित करते हैं। कुछ नोट्स रात में हम अपडेट कर देते हैं और कल से आपको प्रैक्टिस के लिए चीजें हम आपको देना शुरू कर देंगे, ठीक है? अब कोई आपका प्रश्न हो, आपके पास 5 मिनट है, आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ हमको सुझाव या सलाह देना चाहते हैं तो उसका भी मैं स्वागत करता हूं। और आप बताइए, फिर आप लोगों को कुछ और हो योजना उसको भी बता दीजिए, तो हम लोग उस मुताबिक चलेंगे। आप बता सकते हैं, आप सारे लोग। मेरे ख्याल से कुछ है ही नहीं है। चलिए अच्छा है, ऐसा हो जाए तब तो मजा आ जाए। मजे ही मजे हैं, है ना? यानी कि जो हमने सोचा हम सफल रहे, है ना? धन्यवाद। अगर ये योजना है तो इन आगामी दिवसों में इसको कार्यान्वित किया जाए और इसके कार्यान्वयन के साथ आप लोगों की सफलता सुनिश्चित हो जाए। और है ना, मेरे द्वारा लिखा गया है सर, कॉल किया जाए प्लीज, रोज का रोज हमारी कमियां बताई जाए। मेरे द्वारा लिखा गया है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। उसको कमियां तो बताई जाएंगी, वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि वो मैं चेक करूंगा। पूरी सबकी कॉपी चेक होंगी, एक दूसरे से चेक करा दूंगा 1-2 कॉपी। और निबंध तो मैं देखूंगा, निबंध तो मुझे देखना है। कमियां भी बताऊंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कमियां भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना? तो इस योजना का क्रियान्वयन हम लोग करें। योजनाएं सरकार भी खूब बनाती है, लेकिन जब क्रियान्वित करने की बात आती है तो जो अधिकारी गण हैं उसमें कुछ ना कुछ लोचा कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, ऊंच नीच कर देते हैं। तो राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ता है कि जब मैं वहां से 1 रुपये भेजता हूं तो धरातल पर 10 पैसे पहुंचते हैं। तो खैर, आज का युग जो है वो ये युग है ना? और कंप्यूटर बेस्ड सारी चीजें हैं और डीबीटी का जमाना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जमाना है। और आज के समय में थोड़ी सी चीजें सुधरी हैं, भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन तब भी क्रियान्वयन में अभी भी कोताही बरती जाती है। तो
समस्याएं होती हैं। तो आज के इस सेशन को यहीं पर हम विराम देते हैं और फिर हम आपसे मिलते रहेंगे, जब भी आप लोग कहेंगे मिलते रहेंगे। और टाइमिंग का शेड्यूल बेस्ट बेस्ट है लिखने की पॉलिसी में, ठीक है। प्रिंसिपल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसको हम लोग करेंगे और ये मान के चलिए कि आप लोग अगर समय से इसको समाप्त करने का प्रयास करने लगे और अभ्यास कर लिया तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी वास्तव में, है ना। चलिए ठीक है, जरूरत पड़ने पर हम ऐसे मिलते रहेंगे। कोई जरूरी नहीं है रोज मिलना, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो कल भी हम क्लास करेंगे और अभ्यास तो कल से प्रारंभ ही कर देंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।